साल था 1531। प्रशांत महासागर अचानक बदलने सा लगा था। सदियों से एक ही दिशा में बहने वाली ठंडी धाराएं कमजोर पड़ रही थीं। दक्षिण से आने वाली तेज हवाओं में से जैसे किसी ने जान निकाल दी हो। पेरू के मछुआरे हैरान थे, मछलियां गायब होने लगी थीं। समंदर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो चुका था। उनको नहीं पता था कि ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, बल्कि इतिहास करवट लेने वाला है। उसी समंदर के किनारे एक स्पेनिश सैनिक महीनों से फंसा हुआ था। उसका नाम था फ्रांसिस्को पिज़ारो। उसके सामने अनजान दुनिया थी और पीछे भूख, गरीबी और विद्रोह। सोने की तलाश में उसके 2 अभियान नाकाम हो चुके थे। उसके जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, साथी लौटना चाहते थे। कहते हैं कि उसी निराशा के बीच पिज़ारो ने एक दिन समुद्र तट की रेत पर तलवार से एक लकीर खींची और अपने लोगों से कहा कि इस तरफ गरीबी है और दूसरी तरफ सोना और शोहरत। फैसला तुम्हें करना है, या तो लौट जाओ या मेरे साथ चलो। मैं जहां जा रहा हूं वहां सोने के शहर हैं। यह सुनने के बाद भी ज्यादातर लोग लौट गए, क्योंकि वो भूखे थे, परेशान थे। लेकिन 13 आदमी उसके साथ खड़े रहे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ महीनों में ये 14 लोग क्या कारनामा करने वाले हैं, और इसमें उनकी मदद साक्षात ईश्वरीय मौसम करने वाला है। तो हुआ यूं कि समुद्र ने जैसे अपना फैसला ही बदल दिया। गर्म पानी ने ठंडी धाराओं को पीछे धकेल दिया। हवाओं की दिशा बदल गई। जिन लहरों ने सालों तक पिज़ारो का रास्ता रोका था, अब वही उसके जहाजों को दक्षिण की ओर धकेल रही थीं। आज वैज्ञानिक इस मौसमी बदलाव को एल नीनो कहते हैं, लेकिन उस दौर में ये किसी चमत्कार के जैसा था। छोटा सा स्पेनिश बेड़ा प्रशांत महासागर को चीरता हुआ आखिरकार पेरू पहुंच गया। उधर एंडीज की पहाड़ियों में बसा इनका साम्राज्य भी अब पहले जैसा नहीं रहा। मौसम बिगड़ चुका था, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, फसलें खराब हो रही थी। चेचक जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। सम्राट की मौत के बाद राजकुमार आपस में युद्ध लड़ रहे थे। दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बाहर से विशाल दिख रहा था, लेकिन अंदर से दरक चुका था। ऐसे में 1532 में पिज़ारो केवल 168 सैनिकों के साथ काजामार्का पहुंचा। सामने लाखों सैनिक थे, लेकिन पिज़ारो ने धोखे से इनका सम्राट अताहुआल्पा को बंदी बना लिया। फिरौती में सोने से 1 कमरा और चांदी से 2 कमरे भरवाने के बाद भी सम्राट की हत्या कर दी गई। कुछ ही महीनों में सदियों पुरानी एक महान सभ्यता इतिहास की किताबों में बदल गई। इतिहास कहता है कि इनका साम्राज्य को पिज़ारो ने हराया, लेकिन जलवायु के इतिहास में एक दूसरा किरदार भी मौजूद है जो कहीं दिखाई नहीं देता। प्रशांत महासागर में उठा एक अदृश्य मौसम, जिसने हवाएं बदली, समुद्री रास्ते खोले, खेती को कमजोर कर दिया, साम्राज्य को संकट में डाला और फिर बाहर की तलवारों के लिए रास्ता आसान कर दिया। शायद इसी वजह से दुनिया के कई इतिहासकार एल नीनो को केवल एक मौसम नहीं, बल्कि सभ्यताओं का अदृश्य कातिल कहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एल नीनो क्या है। असली सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर का थोड़ा सा गर्म पानी भारत के किसान, आपकी थाली और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल देता है। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि अगर उस साल समुद्री हवाएं और धाराएं नहीं बदलती तो क्या पिज़ारो कभी पेरू तक पहुंच पाता। यहीं से शुरू होती है उस मौसम की कहानी जिसे आज दुनिया एल नीनो के नाम से जानती है, और जिसे कई इतिहासकार सभ्यताओं का कातिल कहते हैं, जिससे हजारों किलोमीटर दूर समुद्र का पानी गर्म होने से भारत का किसान डर जाता है, दुनिया में अकाल पड़ जाते हैं, और अब 2026 में अचानक पूरी दुनिया फिर एल नीनो की चर्चा कर रही है। आखिर होने क्या वाला है, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। धरती पर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर।
सामान्य दिनों में इसकी सतह पर चलने वाली व्यापारिक हवाएं यानी ट्रेड विंड गर्म पानी को पश्चिम की तरफ, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ धकेलती रहती हैं। उधर बादल बनते हैं, बारिश होती है, भारत तक नमी पहुंचती है, लेकिन हर 2 से 7 साल में ये जो पूरी व्यवस्था है ये बिगड़ जाती है। हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, गर्म पानी का वापस दक्षिण अमेरिका की तरफ फैलने लगता है, समुद्र का तापमान सामान्य से ऊपर चला जाता है, हवा का दबाव बदल जाता है और पूरी दुनिया का मौसम उलट पुलट हो जाता है। इसी घटना को एल नीनो कहा जाता है। स्पेनिश भाषा में इसका मतलब है छोटा बच्चा या क्राइस्ट चाइल्ड, क्योंकि पेरू के मछुआरों ने इसे सबसे पहले क्रिसमस के आसपास महसूस किया था। लेकिन ये छोटा बच्चा कई बार पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट बन जाता है। इतिहास में इसके कई सबूत मिलते हैं। 19वीं सदी का सबसे बड़ा उदाहरण है 1876 से 1878 तक के बीच का दौर। उस दौर में भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका के कई हिस्सों में भीषण सूखा पड़ा। इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकास्ट में यह लिखा है, इस महाअकाल में दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोगों की मौत हुई। भारत में करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों के अकाल में मरने की बातें कही जाती हैं। 1876 इस साल के बारे में यह किताब कहती है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में खेत सूख चुके थे, कुएं खाली थे, लोग पेड़ों की छाल खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, सड़कों पर कंकाल जैसे शरीर पड़े थे। इतिहासकार माइक डेविस ये भी लिखते हैं कि यह सिर्फ एक अकाल नहीं था, यह साम्राज्यवाद और एल नीनो की संयुक्त त्रासदी थी। भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका में करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए। इसके बाद 1982 से 83 का सुपर एल नीनो आया। दक्षिण अमेरिका में बाढ़ आई, ऑस्ट्रेलिया में जंगल जल गए, इंडोनेशिया में सूखा पड़ गया, समुद्री जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया और फिर आया 1997-98 का सुपर एल नीनो। इसे आधुनिक इतिहास की सबसे विनाशकारी मौसमी घटनाओं में गिना जाता है। पेरू और कैलिफोर्निया में बाढ़ आई, इंडोनेशिया और मलेशिया में भीषण सूखा पड़ा, दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य संकट पैदा हो गया। और 2015-16 का एल नीनो वो भी कम खतरनाक नहीं था। भारत में मानसून कमजोर रहा, कई राज्यों में सूखे के हालात बन गए, कैरेबियन में पानी का संकट पैदा हुआ और अफ्रीका के कई देशों में खाद्य असुरक्षा बढ़ गई। यानी एक ही मौसम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की तबाही लेकर आता है। भारत का महाअकाल, चीन का उत्तरी सूखा, अफ्रीका की खाद्य त्रासदी और दक्षिण अमेरिका की बाढ़। इतिहास में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां एल नीनो ने सीधे युद्ध नहीं लड़े, लेकिन समाजों को इतना कमजोर कर दिया कि उनका ढाना तय हो गया। भारत आज भी इससे इतना क्यों डरता है? क्योंकि भारत का मानसून केवल बादलों का खेल नहीं, यह समंदर, तापमान, हवा और दबाव का एक बहुत बड़ा विशाल सिस्टम है। भारत की करीब 60% खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। अगर मानसून कमजोर हुआ तो धान, सोयाबीन, कपास जैसी खरीफ फसलें प्रभावित होती हैं। मिट्टी में नमी कम होती है, सिंचाई का खर्च बढ़ता है, उत्पादन घटता है और असर आपकी थाली तक पहुंचता है। यानी सब्जी महंगी, दाल महंगी, बिजली महंगी और महंगाई तेज। याद रखिए, भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मानसून से बहस नहीं करती, उसके भरोसे चलती है। अब यहां एक और किरदार है, ला नीना। अगर एल नीनो समंदर का गर्म रूप है तो ला नीना उसका ठंडा रूप है। ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है, ट्रेड विंड मजबूत हो जाती हैं। भारत में आमतौर पर मानसून बेहतर रहता है, कई बार सामान्य से ज्यादा बारिश होती है। इसलिए भारतीय किसान अक्सर ला नीना को राहत की तरह देखते हैं। हालांकि यही ला नीना ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी बाढ़ भी ला सकती है, यानी एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़। यही पूरा चक्र ENSO यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहलाता है, जो पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण जलवायु तंत्रों में से एक माना जाता है। अब सवाल यह कि 2026 में फिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है? आज फिर वैज्ञानिक प्रशांत महासागर को उसी डर से देख रहे हैं जो डर कभी पेरू के मछुआरों ने महसूस किया था। समंदर के नीचे गर्म पानी जमा हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है और दुनिया पूछ रही है, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना है कि यह एल नीनो का मजबूत
बना सकती है ये जो परिस्थितियां हैं। अगर ये सुपर एल नीनो में बदलता है तो वैश्विक तापमान नए रिकॉर्ड बना सकता है। वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि मानव गतिविधियों से बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो का मेल दुनिया के लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। समंदर पहले से गर्म है, ऐसे में एल नीनो अतिरिक्त गर्मी को वातावरण में छोड़ता है और हीट वेव जंगलों में आग लगाती है। सूखा और बाढ़ जैसी घटनाओं की संभावना, आशंका बढ़ जाती है। भारत के लिए इसका मतलब हो सकता है कमजोर मानसून, ज्यादा गर्मी, पानी का संकट, खाद्य महंगाई। लेकिन क्या इससे बचा जा सकता है? नहीं। एल नीनो को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन इसके असर को कम जरूर किया जा सकता है। बेहतर मौसम पूर्वानुमान, जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोधी खेती, फसल विविधीकरण, जलाशयों का बेहतर प्रबंधन, आपदाओं की तैयारी लाखों लोगों को नुकसान से बचा सकती है। और सबसे बड़ी बात, जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करनी होगी, क्योंकि अगर धरती लगातार गर्म होती रही तो एल नीनो जैसी प्राकृतिक घटनाएं और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती हैं। वैज्ञानिक डर इसलिए नहीं रहे कि एल नीनो नया है, डर इसलिए रहे हैं क्योंकि इस बार उसके साथ ग्लोबल वार्मिंग भी खड़ी है। समंदर का तापमान केवल 2 डिग्री बढ़ता है, लेकिन उसका असर हजारों किलोमीटर दूर किसी किसान की फसल पर पड़ता है, किसी शहर की सब्जी मंडी पर पड़ता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और कभी कभी पूरी सभ्यताओं पर पड़ता है। शायद इसीलिए वैज्ञानिक एल नीनो को सिर्फ एक मौसम नहीं मानते, वो इसको पृथ्वी की धड़कन मानते हैं। और इतिहास गवाह है, जब जब ये धड़कन बिगड़ी है, इंसानों ने उसकी कीमत चुकाई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।